समर समझ चुका था कि पुनीत चोरी के लिए कह रहा है। चोरी उसके लिए मुश्किल तो नहीं थी, मगर ये कि इतनी भीड़ में अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो। पुनीत ने दिलासा देते हुए कहा, 6 महीने हो गए इधर, मजाल है किसी को पता चले, तू बस मेरी बात ध्यान से सुन। ये कहकर पुनीत समर को चोरी के बेसिक सिखाने लगा। समर का पहला दिन भयंकर डर मगर बिगनर्स लक के साथ निकला। जो पर्स उसने मारा उसमें बड़े नोट सिर्फ थे ही नहीं बल्कि अच्छे खासे थे। बस उसके बाद होना क्या था, दिन भर दिहाड़ी, और जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम होता उसकी 2 टिकट पुनीत पहले ही ले लेता। ये सिलसिला इसी तरह कुल 3 महीने चला। पूरी दुनिया में शोज करने के बाद अपने शहर को शुक्रिया करने जब उसकी शान लौटी तो पूरा कलकत्ता मानो पलक संवार कर थिएटर आ पहुंचा। और क्यों ना आता, ये जानते हुए कि उनकी सुनंदा जी की महज आवाज ही नहीं, कहानी भी दिलचस्प होती है। उसी भीड़ के 2 अलग-अलग कोने में मौजूद थे समर और पुनीत। दोनों ही शो शुरू होने का इंतजार करने लगे। यूं तो कभी दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि शो में क्या चल रहा है, मगर आज जब शो से पहले ही तबला और वानी को स्टेज पर जमाते हुए पूरे सफेद रंग की सलवार कमीज पहने, माथे पर काफी लंबा टीका लगाए हुए एक खूबसूरत लड़की को देखा, समर वहीं का वहीं बैठ गया। अभी संगीत शुरू भी नहीं हुआ था मगर समर को भीड़ की आवाजें किसी मधुर गीत की तरह लगने लगी। उसकी उम्र से शायद 2 या 3 साल ही बड़ी होगी वो। स्टेज से जैसे ही वो लड़की पीछे की ओर गई, समर को एकदम से भीड़ चिड़चिड़ी लगने लगी। अपनी गर्दन को ऊंट की तरह ऊपर कर वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे जहां वो गायब हुई थी इस तरह देखने लगा मानो स्टेज के पीछे झांक ही लेगा। उसकी आंखें अभी थकी ही नहीं थी कि वो लड़की फिर लौट आई। पिछली बार की तरह अब की बार माथे पर स्टेज को तैयार करने की शिकंज नहीं बल्कि जर्द हरे रंग का दुपट्टा पहने मुस्कुराहट थी। स्टेज पर आकर गद्दे जो अभी उसी ने बिछवाए थे उसके एक किनारे जहां उसी ने तबला रखा था वहां बैठ तबले को प्रणाम कर ऑडियंस की तरफ मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाकर उसने देखा। अभी वो उसके तबले पर नजाकत से रखे हाथों को ही देख रहा था कि तभी एक आवाज ने सब भंग कर दिया। तो लीजिए पेशे खिदमत है अजीम फनकारा सुनंदा भार्गव जी। तालियों की गड़गड़ाहट और आगे बैठे कुछ लोगों के खड़े होकर इज्जत व अफजाई ने उन उम्मीद भरी आंखों के सामने जाला सा भर दिया। उसके बाद जब वीणा के बजने की मधुर आवाज लोगों के कानों में पड़ी तभी स्टेज फिर नजर आने लगी। सभी आंखें बंद कर सुनंदा की मधुर आवाज को सुनने में मशगूल हो गए और वहां समर के कान सभी आवाजों को काट कर सिर्फ तबले को सुन रहे थे। कुछ अंतरों के बाद तबले की थाप रुक गई और साथ ही संगीत भी। तभी एक आवाज आई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, मगर मैं चाहती हूं कि आज आप किसी और को भी सुने, एक चोर को। यह सुनते ही अब तक मुस्कुराहटों से घिरा चेहरा एकदम से डर कर पीला पड़ गया, जैसे उसे ही आवाज दी गई हो। सुनंदा की खामोशी देख धड़कन कुछ और बढ़ने लगी। इतने में ही उन्होंने कहा, चोर हम सब में बसता है ना? कभी हम किसी को जलील कर उसका आत्मसम्मान चुरा लेते हैं तो कभी किसी से लड़कर उसकी इंसानियत। आज मैं आपके सामने एक और अलग किस्म के चोर को पेश करती हूँ, जिसने अपनी आवाज और तबले से संगीत दुनिया के लोगों का दिल ही चुरा लिया। और फिर मुस्कुराकर उस लड़की की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, आप लोग इन्हें सुनिएगा, मुझे भूल जाएंगे। इतना कहना ही हुआ कि पहली बार वो बहुत शालीन आवाज समर के कानों में गई। आज जाने किसे इतना कर। उसे अपनी चोरी पर न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। इस बात का कोई मिलान तो नहीं था, मगर बस मन में खुद को कोसने और उस लड़की की तारीफों के ख्याल पाल रहा था। अभी अपनी नजरों में पूरी तरह वो गिरा नहीं था कि तभी तबले की एक थाप ने उसका ध्यान फिर घेरा और फिर शुरू हुआ कारवाने सुकन। जैसे जैसे थाप हल्की हुई सुरीली आवाज ने हल्के से आकर समर को खुद से नफरत करने को मजबूर कर दिया। कितना सुंदर गाती है ये,
वो इतना सुंदर भला कैसे गा सकता है। जैसे जैसे संगीत अपने मधुर रस की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे समर की अपनी लोगों से की हुई बदजुबानी और चोरी कर साफ झूठ बोल जाने पर अफसोस और शर्मिंदगी होने लगी। वो लड़की अपने गीत के आखिरी अंतरे की ओर बढ़ रही थी और समर शायद अपनी चोरी से भरी जिंदगी की। जैसे ही तबले की आखिरी थाप ने लोगों की तालियों का जमकर स्वागत किया, समर और कुछ सहन नहीं कर पाया। सर झुकाए पुनीत और भीड़ से बचकर वो खामोशी से बाहर निकल गया। घर जाने के बजाय सड़क की दूसरी तरफ वो चल दिया। मौसम में कुछ गर्माहट अभी बाकी थी, मगर समर को कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी नम आंखों से बूंदें टप टप गिरने लगी। ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने कि समर की जिसने आंखें ही भिगो दी। इससे पहले तो ये कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या था उस शो में, उस आवाज में? सब समझ के बाहर था समर के लिए। मार्केट का और एक गोल चक्कर काट वो ठीक वहीं आ पहुंचा जहां से निकला था। शो खत्म होने को था। कुछ वक्त वो बाहर लगे उस बोर्ड को देखने लगा जिसमें एक बहुत बड़े नाम के बहुत नीचे एक नाम और लिखा, तबला वादक रोहिणी। उस नाम को पढ़ते ही वो चेहरा नजर के सामने आकर बस गया, जिसे आखिर में पुनीत ने आकर तोड़ा। क्यों भाई, कितने का गल्ला हुआ? मेरे तो देखकर लगता है 2 महीने ऐश में निकलेंगे। तू बता। समर ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, आज तो किसी ने मुझ पर हाथ साफ कर दिया। क्या बात कर रहा है भाई? तू पैसे क्यों लेकर आया यहाँ? पुनीत ने कुछ डांट के साथ कहा। समर ने बात समझाते हुए कहा, किसी ने यार अब तक के सारे चोरी किए हुए पैसे को जला दिया। क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग विमाग ठिकाने पे है भी कि नहीं? पुनीत ने आवाज बढ़ाकर कहा। समर ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा किसी का क्या चुराते हैं? पैसे, घड़ी और कभी कभी हाथ लग जाए तो कोई जेवर। मगर अब ये छोटी चोरी नहीं करनी, बड़ी करनी है। होश में आजा, बड़ी करनी है। थाने में बड़ी चक्की पीसते हुए मिलेगा कल को। पुनीत ने हल्के में कहा। समर ने कहा, आज तक कुछ था नहीं मंजिल कहने को, इसीलिए हर कहीं जो मिलता वो कर लेता बगैर सोचे कि उसका किसी पर क्या फर्क पड़ता होगा। फर्क पड़ता है मगर पुनीत, हमारी करनी का न जाने कितनी ही जिंदगियों पर। एक आवाज का अगर मुझ पर इतना असर हो सकता है तो हम तो किसी की शायद रोजी रोटी तक छीन लेते हैं उनके मुंह से। ऐसे चोरी नहीं करनी कि किसी की जिंदगी में परेशानी आ जाए। ऐसी करनी है कि किसी के चेहरे पर कोई मुस्कान आ जाए। पुनीत के समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर वो ये जान चुका था कि जो भी हुआ वो कम से कम ये खामोश जुबान परिंदा बोलने तो लगा। उसने पूछा, कौन बदल गया भाई तुझे ऐसे? समर ने उंगली बड़े से लगे बोर्ड की ओर की। उन्हीं इटैलिक फॉन्ट में लिखा था, थिएटर।